हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप एंड लैंड स्केपिंग का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में पहले टॉपिक पढ़ेंगे लान के बारे में। ठीक है, लान क्या होता है, लान के लिए हम लोग खेत की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लान से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सब एक ही वीडियो से लान से संबंधित क्वेश्चन, लैंडस्केपिंग का सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन। तो लान क्या होता है, मैंने आप लोगों को सुबह एक डेफिनेशन बताया था कि किसी भी प्रकार के पौधे से विहीन भूमि पर घास उगाने को जिससे भूमि हरी तथा आकर्षक दिखने लगे उसे लान कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, वही डेफिनेशन रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा आसान है, छोटा सा है। अब यदि हम लोग को लॉन्ग में लिखना है तो लॉन्ग में किस तरह से लिखेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो लान भूमि का एक टुकड़ा है। ठीक है, लान भूमि का एक टुकड़ा है जो हरी मुलायम घास से ढका होता है और सौंदर्य एवं मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लान भूमि का एक टुकड़ा है जो हरी मुलायम घास से ढका हुआ होता है और सौंदर्य एवं मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लान को बगीचे के दिल व नैसर्गिक हरी कालीन के रूप में माना जाता है। ठीक है, लान को बगीचे का दिल माना जाता है। बगीचे का दिल, जैसे आपका दिल वैसे बगीचे का दिल। ठीक है, तो लान को बगीचे का दिल व नैसर्गिक हरी कालीन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बगीचे का प्राथमिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि बगीचे का जो प्राथमिक प्रभाव होता है इसी बात पर निर्भर करता है कि बगीचा दिखने में कितना सुंदर है। लान बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने क्या करता है। लान बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है। ज़्यादातर लैंडस्केप डिजाइन में लान एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। जब लैंडस्केप डिजाइन की जाती है, जैसे हम लोग घरों की डिजाइन करते हैं, वैसे हम लोग जब बगीचा बनता है तो उसके लिए लैंडस्केप डिजाइनर आते हैं, और हमारे घर के लिए आर्किटेक्चर आते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन पौधों के लिए आते हैं। ठीक है, तो जब लैंडस्केप डिजाइन किया जाता है तो उसमें लान को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाता है। लान एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। सुव्यवस्थित लान बनाए रखने के लिए बागवानी का ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सुव्यवस्थित लान को बनाए रखने के लिए घास जो है उसको उचित टाइम पे पानी मिले, खाद मिले। ठीक है, तो उसके लिए एक उचित हार्टिकल्चर जिसको अच्छी तरह से आता हो उसका रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सुंदर अच्छी तरह से तैयार किया गया लान पूरे परिदृश्य को सुंदर बनाता है। कोई लान यदि सुंदर अच्छी तरीके से तैयार किया गया तो पूरे लान को परिदृश्य से सुंदर बनाता है, लेकिन जब लान की देखरेख नहीं की जाती तो भूदृश्य की सुंदरता क्षीण होने लगती है। ठीक है, जब लान की देखरेख नहीं की जाती तो भूदृश्य जो होता है उसकी सुंदरता, लैंडस्केप की सुंदरता जो होती है वह क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है। किसी भी बगीचे का 60 से 75% भाग लान के लिए समर्पित होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बगीचे का 60 से 75% भाग लान के लिए समर्पित होना चाहिए। लान खेलने की सतह के रूप में भी उपयोगी है। लान जो होता है उसे खेलने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि यह खिलाड़ियों के पैरों के दबाव के कारण जमीन के कटाव और धूल तथा बरसात में मृदा अपरदन को कम करता है। लान फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ, टेनिस और हॉकी जैसे खेलों में खिलाड़ियों के लिए कुशन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, लान जो होता है वह फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ, टेनिस और हॉकी जैसे खेलों में खिलाड़ियों के लिए एक कुशन के रूप में भी कार्य करता है। आजकल की भाग दौड़ वाली जीवन शैली में लान का महत्व और बढ़ गया है। दिन भर की थकान के बाद यदि कुछ समय लान में बैठे या टहल कर गुजारने से शरीर और दिमाग को सुकून मिलता है। लान को शादी और पार्टियों के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। ठीक है, लान को शादी और पार्टियों के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। देखेंगे जहाँ मैरिज हॉल होता है उसको कई लोग बोलते हैं लान। ठीक है, तो लान क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो लान को शादी और पार्टियों के लिए एक सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। अपना व्यक्तिगत लान होना उच्च जीवन स्तर का मानक माना जाने लगा है। कुछ शोभाकारी वृक्षों, झाड़ियों एवं एक वर्षीय पौधों को लान में शामिल करने से उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, मतलब उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो यह लान के बारे में हम लोगों ने देखा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक बार में पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ सुना देता हूँ। तो लान भूमि का एक टुकड़ा है जो हरी मुलायम घास से ढका होता है
और सौंदर्य व मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन को बगीचे का दिल व नैसर्गिक हरी कालीन के रूप में जाना जाता है क्योंकि बगीचे का प्राथमिक प्रभाव इस बात पर निर्भर होता है। लॉन बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। ज्यादातर लैंडस्केप डिजाइन में लॉन एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। सुव्यवस्थित लॉन बनाए रखने के लिए बागवानी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। एक सुंदर अच्छी तरह से तैयार किया गया लॉन पूरे लैंडस्केप को सुंदर बनाता है, पूरे भू परिदृश्य को सुंदर बनाता है। लेकिन जब लॉन की देखरेख नहीं की जाती तो उसकी सुंदरता खत्म होने लगती है। किसी भी बगीचे का 60 से 75% भाग लॉन के लिए समर्पित होना चाहिए। लॉन खेलने की सतह के लिए भी बहुत उपयोगी होता है क्योंकि यह खिलाड़ियों के पैरों के दबाव के कारण जमीन का कटाव से बचाता है। ठीक है, मृदा अपरदन को कम करता है लॉन। लॉन फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ, टेनिस और हॉकी जैसे खेलों में खिलाड़ियों के लिए एक कुशन के रूप में भी कार्य करता है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में सब लोग थके जाते हैं बार बार, तो क्या करते हैं, लॉन में जाते हैं, सोते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं, टहलते हैं, तो उनको काफ़ी सुकून मिलता है। लॉन को शादी और पार्टियों के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। अपना व्यक्तिगत लॉन होना उच्च जीवन का स्तर माना जाने लगा है। कुछ शोभाकारी वृक्षों, झाड़ियों एवं एक वर्षीय पौधों को लॉन में शामिल करने से लॉन की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, लॉन की सुंदरता और बढ़ जाती है। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और लॉन के बारे में। लॉन के लिए भूमि और स्थल की तैयारी, मतलब लैंड प्रिपरेशन जैसे करते हैं वही लैंड प्रिपरेशन, मतलब भूमि की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो लॉन के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर भूमि चयन किया जाना चाहिए। यदि कार्बनिक पदार्थ कम हो तो आवश्यकता अनुसार मिलाने की संतुष्टि की जाती है। ठीक है, तो लॉन के लिए जो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मृदा होती है उसी का चयन किया जाता है। यदि कार्बनिक पदार्थ कम हो तो आवश्यकता अनुसार उसे मिलाने की भी जरूरत पड़ती है। यदि मिट्टी भारी है तो बालू मिलाकर उपयुक्त बनाया जा सकता है। यदि कहीं लॉन हमें बनाना वहाँ की मिट्टी भारी तो वहाँ पर बालू मिलाकर मिट्टी को हल्का बना लेंगे। या आदर्श, ठीक है, तो यदि मिट्टी भारी तो बालू मिलाकर उपयुक्त को बनाया जा सकता है। आदर्श पीएच लॉन के लिए 5 से 6 के मध्य होना चाहिए, 5 से 6 के बीच होना चाहिए आदर्श पीएच लॉन के लिए। यदि भूमि बहुत अम्लीय है तो 500 ग्राम प्रति मीटर की दर से चूना मिलाना चाहिए, 500 ग्राम प्रति 2 मीटर की दर से चूना मिलाना चाहिए और उतनी ही मात्रा में जिप्सम मिट्टी में मिलाना चाहिए। यदि भूमि में ढलान नहीं है तो अधिक वर्षा जल के निकास के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। लॉन को निर्बाध रूप से पूर्ण सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। साइट की तैयारी में मिट्टी की खुदाई, जैविक खाद मिलाना, समतल करना आदि शामिल होता है। मृदा तैयार होने के बाद रोलर को भी जमीन पर घुमाकर समतलीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मिट्टी के कणों को जमने देने के लिए मिट्टी को हल्की गीली किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देखिए कि लॉन की तैयारी कैसे करेंगे। तो लॉन के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर भूमि का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, लॉन के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर भूमि का चयन किया जाना चाहिए। यदि कार्बनिक पदार्थ कम हो तो उसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्बनिक पदार्थ को मिला सकते हैं। यदि मिट्टी भारी है तो उसमें बालू मिलाकर मिट्टी को हल्की कर लेंगे। और लॉन के लिए मिट्टी का पीएच 5 से 6 के बीच होना चाहिए। यदि भूमि बहुत अम्लीय है तो उसमें 5 से 6 के मध्य उसमें 500 ग्राम प्रति मीटर की दर से 500 ग्राम प्रति 2 मीटर की दर से चूना मिलाना चाहिए और उतनी मात्रा में जिप्सम मिट्टी मिलाना चाहिए। यदि भूमि में ढलान नहीं तो अधिक वर्षा जल को निकास के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए। साइट की तैयारी में मिट्टी की खुदाई, जैविक खाद मिलाना, समतल करना आदि शामिल होता है। मृदा तैयार होने के बाद रोलर को भी जमीन पर घुमाकर समतलीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मिट्टी के कणों को जमने देने के लिए मिट्टी को हल्की गीली किया जाना चाहिए। आमतौर पर पूरे भारत में लॉन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घास दूब घास या साइनोडॉन डेक्टिलान है, जिसे हरियाली भारतीय दूब घास, बरमुंडा घास आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है, साइनोडॉन डेक्टिलान हरियाली के नाम से जाना जाता है, दूब के नाम से जाना जाता है, दूब घास के नाम से जाना जाता है, बरमुंडा घास आदि के नाम से जाना जाता है दूब को। ठीक है, हरियाली घास बहुत सहनशील होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा कम पानी वाली जगहों में आसानी से उगाया सकता है। तो दूब घास आप लोग देखे होंगे, तो वह जो घास होती है काफ़ी सहनशीलता होता है। इसके अंदर ये धूप को सह सकती है, ठंडी को सह सकती है, कम पानी को सह सकती है, ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सहनशीलता होती है। तो उम्मीद करते हैं भूमि की तैयारी कैसे करेंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लॉन की रोपण विधियाँ, ठीक है, मतलब प्रोपागेशन। तो लॉन को किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बीज द्वारा
तो यह सबसे पुरानी विधि है, ठीक है। लान को तैयार करने की यह सबसे पुरानी विधि है। यह तरीका बड़े क्षेत्रों में लान लगाने हेतु अपनाया जाता है। बीज से लान तभी उगाना चाहिए जब घास की जड़ें उपलब्ध न हो। बीज के अंकुरण में लगभग 2 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि बीज द्वारा। अगला पॉइंट है टर्फिंग। तो घास लगाने का सबसे तेज और सबसे महंगा तरीका है, जहां घास छोटी कॉम्पैक्ट तथा कंकड़ पत्थर से मुक्त हुए टर्फ को समान रूप में वर्गाकार या आयताकार रूप में काटा जाना चाहिए। इस टर्फ को तैयार ग्राउंड पर रखकर टर्फ बीटर से पीटकर घास की जड़ों का संपर्क मृदा से अवशोषित कर देते हैं। टर्फ के नीचे या टर्फ के बीच की जगह को महीन मिट्टी से भर देना चाहिए। बाद में पूरे क्षेत्र में सिंचित किया जाना चाहिए। सॉरी, तो 2-3 महीने, सॉरी यार, कहाँ तक मैं बताया था, देखिए भूल गया। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। रोपड़, तो रोपड़ के द्वारा या डिबलिंग या प्लानिंग के द्वारा, तो लान लगाने की यह तरीका सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसमें समय लगता है, ठीक है। घास के छोटे छोटे टुकड़े समतल भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाने चाहिए। रोपड़ के बाद मिट्टी को गीली कर देनी चाहिए और 2 से 3 महीने की अवधि में घास फैलकर पूरी तरह से सतह को ढक लेता है। इस तरह से तैयार लान में पहली कटाई हंसिया से करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कटाई को हम लोग मूवर से करना कर सकते हैं। यदि पहली कटाई मूवर से करेंगे तो क्या करेगा, मूवर घास को जड़ से उखाड़ देगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो समझ गए होंगे रोपड़ विधि। आगे चलिए देखते हैं टर्फ प्लास्टरिंग। तो टर्फ प्लास्टरिंग क्या होता है, तो यह विधि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। टर्फ प्लास्टरिंग जो होता है यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें घास को 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को अच्छी तरह से काटा जा सकता है तथा उसे बगीचे की मिट्टी, ताज़ा गोबर व लकड़ी की राख के साथ आवश्यक पानी की मात्रा में अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो यह जो टर्फ प्लास्टरिंग है, यह विधि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं होती। इसमें घास को 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में अच्छी तरह से काटा जाता है और उसे काटने के बाद बगीचे की मिट्टी, ताज़ा गोबर और लकड़ी की राख के साथ आवश्यक पानी की मात्रा में अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है ताकि इससे अच्छा पेस्ट बन जाए। फिर मिश्रण को पहले से पूरी तरह से भीगी हुई परत वाली सतह पर कम से कम 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाया जाता है। अगले दिन जब मिट्टी की सतह थोड़ी ठोस हो जाए तो मृदा को पर्याप्त गीला रखा जाता है। इस तरह घास लगभग 20 से 30 दिन में उग जाती है, ठीक है। तो यह अगला था। आगे देखेंगे एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, तो यह घास सदृश कृत्रिम फाइबर का कालीन है। यह घास जो है सदृश कृत्रिम फाइबर का कालीन है जिसे लान की तरह प्रयोग किया जाता है। यह विकसित देशों में छतों के साथ साथ खेल के मैदानों में भी प्रयोग होता है। एस्ट्रोटर्फ में पानी का छिड़काव एक बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे फाइबर आपस में जुड़े रहते हैं तथा ताज़ा प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। आगे देखेंगे लान के बारे में ही। तो अब आगे देखेंगे लान का रख रखाव। जैसे हम लोग पढ़ते थे प्लांट प्रोटेक्शन, तो वही चीज़ है, लान का रख रखाव हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला खरपतवार नियंत्रण। तो अवांछित पौधों, खरपतवार, अवांछित पौधे जो होते हैं जो जिनका कोई यूज नहीं होता, अवांछित होते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं, ठीक है। यह जैसे ही दिखाई दे इनको तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा बहुतायत में फैलकर लान की शोभा को बिगाड़ देंगे, ठीक है। जैसे हमारी दूब घास में कोई दूसरा घास आ गया जिसका वहाँ पे कोई यूज नहीं, अवांछित है, तो उसको निकाल देंगे, नहीं तो वो क्या करेगा, आप बहुत सारा पैदा हो जाएगा और वहाँ की शोभा को बिगाड़ देगा। जहाँ तक संभव हो अवांछित पौधों को सावधानी से कुदाल की सहायता से समूल नष्ट कर देना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर निराई की जानी चाहिए और बीज नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा खरपतवारों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यह पहला था खरपतवार नियंत्रण। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है सिंचाई। तो लान को पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान होता है। इस दौरान पानी देने से पानी बिना वाष्पीकरण के जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। जब लान जो है, लान में पानी देने का समय जो होता है वो सुबह के टाइम होता है। उस टाइम पानी देने से पानी जो होता है वो सीधे पौधे के जड़ों तक पहुंच जाता है, वो वाष्प बन के उड़ता नहीं है, ठीक है। पानी दोपहर के बाद जल्दी से वाष्पित हो सकता है। एक बार ज़्यादा पानी देने की अपेक्षा बार बार सिंचाई करना बेहतर है, ठीक है। एक बार मतलब पूरा भरने से अच्छा है कि हम बार बार थोड़ा थोड़ा ही भरें। पानी और श्रम बचाने के लिए सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। पानी और श्रम को बचाने के लिए सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का यूज किया जाता है। पानी में या पानी के ठहराव से विशेष रूप से बचना चाहिए। पानी के ठहराव से क्या करना चाहिए, विशेष रूप से बचना चाहिए, अन्यथा घासों के मरने तथा बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या खाद और उर्वरक। तो साल में 3 बार लान में खाद डालना समृद्ध हरियाली बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। इसमें 100 किलो गोबर की खाद 100 वर्ग मीटर की दर से देना लाभदायक रहता है, ठीक है।
100 किलो गोबर की खाद 100 वर्ग मीटर से की दर से देना लाभदायक रहता है। घास में पीलापन होने पर अमोनियम सल्फेट या यूरिया 1 किलो प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से डालना चाहिए। ठीक है, तो घास में पीलापन होने पर अमोनियम सल्फेट या यूरिया 1 किलो प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से डालना चाहिए। खाद और उर्वरक का प्रयोग करने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर है। ठीक है, कब है? फरवरी मार्च जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर है। आगे चलिए चलते हैं। मोइंग, तो मोइंग क्या होता है? लान की घास काटना मोइंग कहलाता है। जब हम लोग लान की घास काटते हैं तो उसी प्रक्रिया को मोइंग बोला जाता है। जिस मशीन से मोइंग की जाती है उसे लान मोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लान मोवर कहते हैं। घास को बहुत छोटा काटने से बचना चाहिए क्योंकि इससे घासों को नुकसान पहुंचता है। विभिन्न घासों की अलग अलग ऊंचाई होती है जहां वे सबसे अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित कर लें कि आप सही ऊंचाई पर मोइंग कर रहे हैं या नहीं। कटाई के बाद लान में लगभग 1/3 से अधिक पत्तों का होना आवश्यक होता है। जी ठीक है, जिस टाइम कटाई हो रहा है उस टाइम लान में 1/3 पत्तों को होना आवश्यक होता है, जिससे उनके पोषण पर बुरा असर न पड़े। घास गीली होने पर घास की कटाई नहीं करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके घास काटने की मशीन का ब्लेड नया और तेज है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मशीन का घास काटने का जो ब्लेड और नया है और तेज है। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग। तो अस्वस्थ लान के स्पाट को ईंट-नुमा टर्फ से भर देना ब्रेकिंग कहलाता है। लान रखरखाव की एक आवश्यक क्रिया है। ठीक है, ब्रेकिंग। आगे देखते हैं झाड़ू लगाना क्या होता है। तो मोइंग के बाद लान में पड़े हुए घास टुकड़ों को हटाना आवश्यक होता है, नहीं तो लान भद्दा दिखता है। घास के इन टुकड़ों को झाड़ू लगाकर हटाया जाता है ताकि लान आकर्षक लगे। अगला स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? तो लान की जमीन को कठोर न होने देने से बचने के लिए तथा लान के पुनर्जीवित होने हेतु लान को जमीन स्तर से खुरच दिया जाता है, जिसे स्क्रैपिंग कहते हैं। रैकिंग मृदा में वातन प्रदान करने के लिए ताकि घास स्वस्थ में लान में रैकिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, लान में कीट एवं रोग नियंत्रण। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, लान में कीट एवं रोग नियंत्रण। तो गंभीर संक्रमण की दशा में कीटनाशकों और रोगनाशकों की संस्तुत मात्रा उपयोग करना चाहिए। इतना डॉक्टर ने बताया था कि लान में कीट एवं रोग नियंत्रण। तो गंभीर संक्रमण की दशा में कीटनाशकों और रोगनाशकों की संस्तुत मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा लान से संबंधित जो भी क्वेश्चन था सब खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं लान से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंडस्केप डिसीजन या भूदृश्य बागवानी के सिद्धांत। ठीक है, भूदृश्य बागवानी के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केपिंग क्या था पहले आप लोग समझ लीजिए कि मौजूदा डिजाइन, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है। ठीक है, तो इस घर में इस टाइम जो भी मौजूदा डिजाइन है उसको मौजूदा डिजाइन को बदलने, सजावटी विशेषताओं को जोड़ने और पेड़ों और झाड़ियों को रोपण के जरिए बगीचे या अन्य स्थानों को अधिक आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को ही लैंडस्केपिंग कहते हैं। ठीक है, घर आपका है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऑर्नामेंटल क्रॉप का यूज करके इसको बदलेंगे, इसको सजावट वाले फूल इस यहाँ पर उगाएंगे और प्लांट जो फूल वाले प्लांट हैं उनको यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ की शोभा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार को बोला जाता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है फिर सुनिएगा, मौजूदा डिजाइन को बदलने, सजावटी विशेषताओं को जोड़ने और पेड़ों और झाड़ियों को रोपण के जरिए बागीचे या अन्य स्थानों को अधिक आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को ही लैंडस्केपिंग कहा जाता है। देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। तो भूदृश्य बागवानी के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला एक्सिस है, दूसरा है राइथम, तीसरा बैलेंस, चौथा है फोकलाइजेशन और पांचवा है कंट्रास्ट, छठवां है प्रोपार्सन और सातवां है टेक्सचर, आठवां है टाइम एंड लाइट, नौवां है स्पेस, उसके बाद है फार्म, उसके बाद मोबिलिटी, उसके बाद हार्मोनी यूनिटी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब इसके सिद्धांत हैं। तो सभी के बारे में बारी बारी से चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्या था? पहला था एक्सिस, अक्ष। तो अक्ष क्या होता है? तो अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। यह क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो बगीचे को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एक्सिस जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जो बगीचों को दो भागों में विभाजित करती है। यह बगीचों में रास्ता, पेड़ों की पंक्ति इत्यादि के रूप में होती है। ठीक है,
यह बगीचे में रास्ता, पेड़ों की पंक्ति इत्यादि के रूप में होती है। फॉर्मल स्टाइल में एक्सिस हमेशा गार्डन के बीच में तथा सीधी होती है तथा इनफॉर्मल स्टाइल में यह टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल स्टाइल में जो एक्सिस होती है, बीच की जो रेखा होती है वह सीधी होती है और इनफॉर्मल स्टाइल में यह टेढ़ी मेढ़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे राइथम। राइथम क्या होता है? तो किसी वस्तु का सामान्य दूरी पर एक निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराना राइथम कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का सामान्य दूरी पर एक निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराना राइथम कहलाता है। गार्डन में इस विभिन्न आकार के तथा विविध ऊंचाइयों की जैसे आकृतियां उत्पादित स्थापित कर लिया जाता है या कर लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर्मल गार्डन में सीढ़ीनुमा पानी का नहर बनाकर तथा गार्डन में विविध रंगों के फूलों को लगाकर राइथम क्रिएट की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे बैलेंस। तो किसी भी गार्डन में संतुलन क्यों बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी गार्डन में संतुलन को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए गार्डन के मध्य लाइन के दोनों तरफ लगने वाले पौधे समान दूरी पर समान ऊंचाई को समान जात के होने चाहिए। गार्डन में संतुलन को पौधे के रंग, टेक्सचर को तथा फॉर्म के आधार पर भी संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस क्या था समझ गए होंगे। बैलेंस किसी भी गार्डन को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए गार्डन के मध्य लाइन के दोनों तरफ लगाने वाले पौधे समान दूरी पर समान ऊंचाई के समान जात के होने चाहिए। गार्डन में संतुलन को पौधे के रंग, टेक्सचर जिसे बोलते हैं, टेक्सचर को तथा फॉर्म के आधार पर भी संतुलित किया जाता है। आगे देखते हैं, एसेंट या बोला जाता है जिसे फोकलाइजेशन। तो गार्डन की एकरूपता को खत्म करने के लिए हम एक आकर्षक बिंदु की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? हम एक आकर्षक बिंदु की स्थापना करते हैं, जिसे लान में लगा देते हैं फुवारा की पानी वहाँ पर गिरता है। इसी प्रकार के आकर्षक बिंदु का स्थापना करते हैं, इसी को एसेंट बोला कहते हैं। गार्डन में पतवारा, स्पेसिनेम, ट्री, मूर्ति लगाकर एसेंट की रचना की जाती है। ठीक है, एसेंट क्या होता है समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रास्ट। तो गार्डन में एसेंट लाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है, इसके लिए गार्डन में हम विपरीत रंग, आकार इत्यादि का उपयोग करते हैं। जैसे हरे रंग के विपरीत लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट का यूज किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के रंगों को बदलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे एक अच्छे रूप में ले सकते हैं, अच्छा रूप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपागेशन। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रखना प्रोपागेशन कहलाता है। प्रोपागेशन क्या होता है? विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक साथ एक निश्चित अनुपात में रखना ही प्रोपागेशन कहलाता है। गार्डन में सभी तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लान में 28 से 30% पौधे हैं, रास्ता 20% के लिए है, तो हर्बेरियस बॉर्डर 20%, श्रबरी 15 से 20% और ट्री 15%, बडिंग 35 से 40% तक रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? तो पौधे के सतह का चरित्र ही टेक्सचर कहलाता है। पौधे के चरित्र का सतह ही क्या कहलाता है? टेक्सचर कहलाता है। जैसे खुरदुरापन, कोमलता, पत्ती की आकृति आदि। आगे चलते हैं, देखेंगे टाइम्स एंड लाइट। तो किसी भी गार्डन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय को 3 भागों में बांटा गया, डेली टाइम, सीजनल टाइम, लॉन्ग टाइम। ठीक है, समय किसी भी गार्डन में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। समय को 3 भागों में बांटा गया है, डेली टाइम, ठीक है, दूसरा है सीजनल टाइम, तीसरा लॉन्ग टाइम। तो डेली टाइम क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग टाइम। प्रकाश का प्रयोग विभिन्न प्रकार के छाया तथा रंग के लिए प्रयोग होता है। मून मतलब गार्डन में प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है। आगे देखेंगे कलर क्या होता है। तो गार्डन में रंगों का सही इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। गार्डन में रंगों का सही इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। यदि गार्डन में रंगों को ठीक ढंग से तथा सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो गार्डन आकर्षक नहीं लगेगा। ठीक है, तो गार्डन में इसीलिए रंग का बहुत ही उपयोग होता है, बहुत ही आवश्यक होता है गार्डन के लिए रंग। ठीक है, यदि गार्डन में रंगों को ठीक ढंग से नहीं लगाया जाएगा तो यह आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाएगा। रंगों को रंग चक्र के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यह रंग चक्र है, इसको मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिए बस। तो यह एक रंग चक्र है। आगे देखते हैं, जहाँ वायु का मतलब येलो, वायु का मतलब येलो ऑरेंज,
ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड, वी का मतलब वायलेट, बी का मतलब ब्लू और जी का मतलब ग्रीन है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोमेटिक कलर। तो मोनोक्रोमेटिक कलर में हम एक रंग तथा उसके शेड्स को फ्लावर बेड्स में यूज करते हैं, उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। जैसे यदि हम नीले रंग के फूल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ब्लू ग्रीन फ्लावर, ब्लू लार्क स्पर फ्लावर, तो ये सब क्या करते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ कलर। तो इस स्कीम के तहत रंग के निकट तरंगदैर्ध्य वाले भूमि का यूज करना चाहिए। जैसे लाल रंग के लिए हल्लम गुलाबी, गहरी गुलाबी के लिए हलवग्र लाल, लाल गहरा लाल के लिए रंगों को फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है कंट्रास्ट कलर। ठीक है, इस स्कीम के तहत कलर साइकिल के विपरीत रंगों का प्रयोग गार्डन में करते हैं। इस स्कीम के तहत कलर साइकिल के विपरीत रंगों का प्रयोग गार्डन में करते हैं। जैसे हरे रंग के लिए लाल, नीले रंग के लिए संतरा, पीले रंग के लिए वायलेट रंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने की वजह से ना बोलते बोलते जवान लड़खड़ा जा रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 10वां स्पेस। तो स्पेस का मूल उद्देश्य गार्डन को वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत करवाना है। ठीक है, स्पेस का मूल उद्देश्य है कि गार्डन को वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत करवाना। इसके लिए लॉन में कोई भी प्लांटिंग दृश्य लगाने से बचा जाता है। ठीक है, देखिए लॉन क्या है, यदि इतना बड़ा मान लीजिए लॉन है आपका, मान लीजिए आपका 2000 स्क्वायर फीट का लॉन है। ठीक है, तो यदि आप लोग उसी बीच में पेड़ लगा रहेंगे, पौधे लगा रहेंगे, तो लॉन देखने में छोटा लगेगा। इसी को आप खाली छोड़ देंगे तो लॉन देखने में बड़ा लगेगा। तो इसी को स्पेस बोला जाता है कि स्पेस का मूल उद्देश्य गार्डन को वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत करवाना होता है। इसके लिए लॉन में कोई प्लांटिंग दृश्य लगाने से बचा जाता है। अगला पॉइंट है फार्म। जब किसी प्लांट को 3D आकार में जिस रूप में दिखाई देता है वही उसका फार्म होता है। जैसे अंडाकार, गोल, झुका हुआ, त्रिभुजाकार, क्षैतिज आदि, तो उसी को बोला जाता है फार्म। आगे है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है, तो गार्डन में विविधता लाने के लिए हम पर्णपाती पौधे, झरने इत्यादि का यूज करते हैं। गार्डन में फूलों वाले पेड़ों को लगाकर भी विविधता लाई जाती है। विविध प्रकार के पक्षियों का आवागमन भी गार्डन में गतिशीलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो उसी को मोबिलिटी बोला जाता है। आगे है हार्मोनी। तो हार्मोनी क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के रंग, प्रकार तथा खूबसूरत गार्डन के अंगों का समुचित प्रभाव ही हार्मोनी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लैंडस्केपिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग और लॉन के बारे में मैंने जो बताया अच्छे समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।